बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने आप लोगों से पीडा एक्ट का क्रक्स बयान करना है, यानी उसके जो चीदा चीदा पॉइंट है, निचोड़ है उसका, वो मैंने आपसे शेयर करना है। चूँकि आपको भी पता है कि पिफा के एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं, तो वहाँ आपको ऑब्जेक्टिव के हवाले से और लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से ये काफ़ी हेल्प करेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है चूँकि फिर चीज़ें कुछ समझानी पड़ती हैं इस वजह से। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि पीडा एक्ट एक तो किस साल में नाफिजुल अमल हुआ। ये एमसीक्यू आता है पेपर में, तो ये 2006 में हुआ। दूसरा एमसीक्यू अक्सर पूछा जाता है कि अगर इसमें कोई किसी किस्म का अबहाम हो तो वो कौन दूर करेगा, तो वो गवर्नर साहब दूर करेंगे। ये दो एमसीक्यू शुरू में बहुत ज़्यादा इसके आते हैं। उसके बाद तीसरा आता है कि ये किस किस पर अप्लाई हो सकता है। तो ये तमाम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एम्प्लॉइज़, अगर कोई कारपोरेशन में जॉब कर रहा है या कोई रिटायर्ड एम्प्लॉई है, उस पर भी हो सकता है, लेकिन उसका दुरानिया है 1 साल का। उसके अलावा जो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, जैसे ये म्यूनसिपल कमेटी वाले हैं, ये ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, ठीक है जी। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज़, इन सब पर ये अप्लाई हो सकता है। तो ये एमसीक्यू पेपर में आया हुआ है कि ये किस किस पर अप्लाई हो सकता है। उसके अलावा रिटायरमेंट की मैं अभी बात कर रहा था कि अगर किसी शख्स पर दौरान सर्विस कोई केस बन सकता था और वो रिटायर हो गया और उसको रिटायर हुए अभी 1 साल नहीं हुआ, तो फिर पीडा एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अगर 1 साल से गुजर गया फिर उस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। उसके बाद अगली बात है कि अगर कोई 2 लोग मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं जॉइंटली, अगर 2 लोग किसी मामले को इंक्वायर कर रहे हैं, तो जो उनमें से रैंक में सीनियर होगा उसको ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी समझा जाएगा। अब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होता है कि मेरे ख्याल से आपने डेफिनेशंस इसकी पढ़ी होंगी। तो उसमें या तो चीफ मिनिस्टर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो सकता है, या फिर अगर किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उसकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जिस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी से ऊपर, यानी कि उस अपॉइंटिंग अथॉरिटी से ऊपर वाले रैंक का बंदा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा। ठीक है जी। ये बात थोड़ी सी टेक्निकल थी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हवाले से। एक तो सीएम बजाते खुद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, या फिर वो अपने बिहाफ पे सीएम साहब किसी को खुद लगा दें, ठीक है, तो भी वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। लेकिन वो जिस बंदे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से कम रैंक की ना हो, ये भी हो गया। उसके बाद है अगर किसी शख्स का कोई पर्सनल इंटरेस्ट आ जाए, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप आ जाए, जिस एम्प्लॉई के बारे में इंक्वायरी की जा रही है या जिस एम्प्लॉई की के प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो फिर अगर वहाँ पर आ जाए तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वहाँ कार्रवाई नहीं कर सकती, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होने से माजरत कर सकती है। उसके अलावा जी करप्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये एमसीक्यूज़ में भी क्वेश्चन आता है कि करप्शन में क्या क्या शामिल है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि करप्शन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अब करप्शन का जो सबसे पहली तो बात ये है कि कोई जायज़ मुआवजे के अलावा जो कुछ भी काबिल कदर चीज़ या वसूल की जाए या ऑफ़र की जाए, ठीक है, पेशकश अगर की जाएगी तो वो भी करप्शन में ही आएगी। उसके अलावा अगर हुकूमती प्रॉपर्टी का मिसयूज़ किया है या किसी किस्म की ख़यानत की है, एम्बेज़लमेंट जिसे कह लें, तो वो भी इसमें आएगी। 2 चीज़ें होगी, एक है आमदनी से ज़ायद अगर आपके असासे हैं तो वो भी करप्शन में तस्वुर किया जाएगा। फिर बदउनवान होने की शोहरत रखना, लोग अगर आपको इस हवाले से याद करें कि वो बंदा तो बड़ा करप्ट है, तो वो भी करप्शन में ही आता है। उसके अलावा अगर किसी किस्म का प्ली बारगेन किया है, प्ली बारगेन क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपने कोई 10 अरब की खुदा न खास्ता किसी बंदे ने करप्शन की है और उसको नैब वालों ने पकड़ लिया है, तो नैब वालों को वो कहता है जी मैं 5 अरब देता हूँ,
आधे मैं दे देता हूँ तो आधे आप मुझे माफ़ कर दें, इसे बोलते हैं प्ली बारगेन। तो अगर उसने प्ली बारगेन कर लिया तो फिर भी वो बंदा करप्शन के ज़ुमरे में आएगा। तो 5 बातें होगी। उसके अलावा कि अगर किसी एम्प्लॉय पर कोई डिपेंड कर रहा है, उसका कोई फैमिली मेम्बर है और उस फैमिली मेम्बर का जो स्टेटस है वो उस मुलाजम की पे से कहीं ज़्यादा है, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कहीं ज़्यादा है, तो फिर भी करप्शन के ज़ुमरे में आएगा। तो ये 6 बातें हैं करप्शन में। मैं फिर इनको रिपीट करने लगा हूँ। आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इनको ज़हन में रखना है। पहली बात है कि किसी बंदे को मुआवजा जो उसका जायज़ है उससे हट के कुछ ऑफ़र करना या उससे कोई चीज़ वसूल करना, ये करप्शन में है। फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का मिसयूज़ करना या कोई एम्बेजलमेंट करना, ख़यानत करना, ये है। फिर एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, फिर बादनवान होने की शोहरत रखना, बीइंग रेपुटेशन ऑफ करप्ट, या कोई प्ली बार्गेन करना, या जो आप पे डिपेंड करें लोग वो उनका स्टेटस आपकी पे से ज़्यादा है। तो ये 5-6 बातें जो हैं वो करप्शन में आती हैं। उसके बाद ये पीडा एक्ट किन किन पर लागू नहीं होता, ये पेपर में एमसीक्यू आ चुका है। एक तो जितनी भी कोर्ट्स हैं जो हाई कोर्ट के अंडर आती हैं वो उन पर ये लागू नहीं होता। उसके अलावा जो पुलिस है उनका भी अपना एक ऑटोनमस सिस्टम है, वहाँ पर भी ये पीडा एक्ट लागू नहीं होता। हियरिंग ऑफिसर कौन होता है? जिस बंदे के सामने आपने पेश होके पर्सनली अपना कोई मुद्दा बयान करना है, तो जो आपको हियरिंग के लिए बुलाता है वो हियरिंग ऑफिसर है। तो ये कभी भी अक्यूज से छोटा नहीं होगा, हमेशा अक्यूज सीनियर ही रैंक होगा। अगर अक्यूज सपोज कर लें 16 स्केल का है तो ये 17 स्केल का हियरिंग ऑफिसर होगा। उसके बाद जो ड्यूटी किसी मुलाजिम के ज़िम्मे लगाई गई थी वो पूरी ना करे। उसके अलावा अगर कोई मुलाजिम मुसलसल 3 दफ़ा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को क्वालिफाई ना कर सके, यहाँ क्वालिटी लिखा हुआ है तो ये क्वालिफाई है, उसको क्वालिफाई ना कर सके तो वो भी इनएफिशिएंट कहलाएगा। तो ये इनएफिशिएंट का पेपर में एमसीक्यूज आ चुके हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि इनएफिशिएंट कौन होगा। ऐसा बंदा जिसके ज़िम्मे कोई भी असाइनमेंट लगाई गई है और वो उसको कंप्लीट नहीं कर सका, या 3 दफ़ा मुसलसल जो प्रोबेशन पीरियड के बाद परमानेंट होने के लिए एग्ज़ाम दिए जाते हैं, उनको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कहते हैं। अगर वो 3 दफ़ा वो भी क्वालिफाई नहीं कर सका तो वो मुलाजिम इनएफिशिएंट कहलाएगा। तो इनएफिशिएंट का भी आपको मैंने बता दिया। उसके बाद है कि किस किस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर तो पहली बात है कोई बंदा इनएफिशिएंट है, जैसे अभी मैंने बता दिया कि जिसने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की या 3 दफ़ा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जिसने पास नहीं किया वो इनएफिशिएंट है। फिर उसने मिसकंडक्ट किया है, या उस पर करप्शन का इल्ज़ाम है, या उससे कौमी सलामती को ख़तरा है, या कोई खुफिया राज उस बंदे ने फाश किया है, तो उस बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। पहली बात तो होगी कि वो इनएफिशिएंट है, दूसरा उसने मिसकंडक्ट किया है, तीसरा उस पर करप्शन का इल्ज़ाम है, या कौमी सलामती को अगर उससे ख़तरा है या कोई खुफिया सरकारी राज उसने फाश किया तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। अब आता है जी क्या क्या सज़ाएं हो सकती हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, एमसीक्यूज़ में भी क्वेश्चन आ चुका है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है कि माइनर पेनल्टीज़ और मेजर पेनल्टीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात है मामूली सज़ा में सेंश्योर है, डांट डप्ट उसको करना। फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक उसकी इंक्रीमेंट को रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रोका जा सकता। फिर अगर उसको फ़ाइन करना है तो उसकी 1 माह की जो पे है, ये पे से मुराद है ग्रॉस पे, तो वो उसको जुर्माना हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। फिर अगर कोई पे स्केल उसका अगर नीचे करना है तो वो 5 स्टेप नीचे जा सकता है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। उसके अलावा लास्ट है कि अगर उसकी प्रमोशन रोकनी है तो वो भी 5 साल से ज़्यादा तक आप नहीं रोक सकते।
तो ये माइनर पेनल्टीज़ हैं। मैं फिर रिपीट करने लगा हूँ, इनको लाजमन याद कीजिएगा, पेपर के वाले से लाजमन कीजिएगा। पहली बात है सेंश्योर है कि उसको मामूली आपने डांट डपट कर दी, फिर उसकी इंक्रीमेंट्स मैक्सिमम 5 साल तक आप रोक सकते हैं, ये माइनर पेनल्टी है। फिर फ़ाइन के तौर पर 1 माह की पे इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। पे स्केल अगर उसका डिक्रीज़ करना है तो वो 5 स्टेप नीचे तक जा सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक उसकी प्रमोशन को रोका जा सकता है। ये 5 माइनर पेनल्टीज़ हैं। अच्छा, प्रमोशन तभी रुकेगी जब उससे कोई जूनियर हो और उस बंदे ने प्रमोट पहली दफ़ा होना है, फिर उसकी प्रमोशन रुक सकती है, उस ज़ुमरे में आती है प्रमोशन रोकने के। बड़ी सज़ाएँ मेजर पेनल्टीज़ कौन कौन सी हैं? मेजर पेनल्टी में अगर किसी ने कोई नुकसान किया हुआ है तो उतनी मालियत की उससे रिकवरी करनी है। पहली बात तो ये है। अच्छा, ये सारा कब होना है? जब प्रोसीडिंग्स हुई और उस बंदे पर ये चीज़ें कन्फर्म होगी, साबित हो गया कि उसने ये नुकसान किया है, फिर उससे उतनी मालियत की रिकवरी करनी है। उसके अलावा पिछले स्केल में 5 साल तक तनज़्ज़ुली, फिर 5 साल तक की उसकी सर्विस को फोर फीचर कर लेना, ज़ब्त कर लेना। उसके अलावा उसको कंपल्सरी रिटायर करना या रिमूवल फ्रॉम सर्विस या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, ये सारी की सारी बड़ी सज़ाएँ हैं। ठीक है जी। अगर पेंशन ले रहा है तो उसकी पेंशन को रोक देना, या फिर जितना उसने नुकसान किया था उतना उससे रिकवर कर लेना उसकी पेंशन में से, और मज़ीद किसी और महकमे में मुलाजमत ना करना अगर वो डिसमिस हुआ है। तो ये सारी सारी मेजर पेनल्टीज़ हैं। ठीक है जी, ये भी समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है कि कार्रवाई की शुरुआत कैसे करनी है। अगर तो किसी बंदे के खिलाफ कार्रवाई करनी है, उसको पहले शो काज देना है, उसके बाद प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन अगर कंपिटेंट अथॉरिटी ये समझे कि ये बंदा मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा है, इसको शो काज देंगे तो इसको टाइम मिल जाएगा थोड़ा संभलने का, या उस मुलज़िम ने प्ली बारगेन कर लिया है, या उसने करप्शन तस्लीम करके जो जुर्माना था उस पर वो आयद हो गया, तो फिर शो काज उसको नहीं दिया जाएगा। हाँ, कुछ इंक्वायरी ऑफिसर्स भी लगाए जा सकते हैं कि मामले की पहले इंक्वायरी छानबीन कर ली जाए। तो अगर करप्शन के अलावा अदालत में किसी ऑफेंस में साबित हो गया है, या मुलाजिम बगैर इतला के ड्यूटी से गैर हाजिर रहा हो, या कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बहुत ज़्यादा है, तो कंपिटेंट अथॉरिटी उसकी इंक्वायरी नहीं करेगी, डायरेक्ट वो एक्शन ही करेगी। आगे कुछ एक नोट मैंने लिखा हुआ है कि जिस मुलाजिम के खिलाफ एक्शन होना ठहर गया है वो 90 दिन के लिए सस्पेंड रहेगा। अगर मज़ीद सस्पेंड करना है तो फिर उससे अगले 90 दिन होंगे। लेकिन अगर मज़ीद सस्पेंशन एक्सटेंड नहीं होती तो 30 दिन के अंदर अंदर वो बंदा बहाल तस्वुर किया जाएगा। ठीक है जी। ऊपर मैं कह रहा था कि इंक्वायरी नहीं करनी। अगर इंक्वायरी नहीं करनी तो फिर तरीक़ाकार क्या है? अगर इंक्वायरी करनी है तो उससे पहले तो हो गया ना कि शो काज देना है, शो काज देने के बाद फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है। अगर आपने इंक्वायरी ऑफिसर नहीं बिठाया और फिर उसका तरीक़ाकार क्या है? उसमें पहली बात यह है कि अक्यूज़ पर जो इल्ज़ाम लगे वो और जो सज़ा उस पर लगती है वो लिख कर ऑर्डर की शक्ल में अक्यूज़ को इन्फॉर्म करना है। अगर आपने इंक्वायरी नहीं करनी तो फिर जो जो उस पर इल्ज़ाम है और जो सज़ा उसको देनी है वो एक ऑर्डर की शक्ल में लिख के उसको बता देनी है। ऑर्डर के 7 दिन के अंदर अंदर अक्यूज़ ने के जो काज है शो काज उसको देने का मौका है कि अपनी भी काज शो कर लें आप, कि अगर आप कुछ अपने हक में अपनी सफाई में कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप 7 दिन के अंदर अंदर कह सकते हैं। अक्यूज़ ने अगर मुजवज़ा 7 दिन में जवाब दिया है या नहीं दिया है तो 7 दिन के बाद तो कंपिटेंट अथॉरिटी ये डिटरमिन करेगी कि आया कि जो इल्ज़ाम लगे हैं वो साबित हो गए हैं कि नहीं। जवाब जमा करवाने से कंपिटेंट अथॉरिटी यानी जब जवाब जमा करवा दिया उससे कंपिटेंट अथॉरिटी 90 दिन में फ़ैसला सुनाने की मिजाज़ है। अगर किसी वजह से कंपिटेंट अथॉरिटी की पोस्ट खाली रही है तो ये दिन उसमें शामिल नहीं होंगे 90 दिनों में। हाँ, अगर जो सीएम है वज़ीर आला वो कंपिटेंट अथॉरिटी खुद है तो फिर उसने 90 दिन में फ़ैसला करना ही करना है। ठीक है जी। तो
अपीलेंट अथॉरिटी और फिर कंपेटेंट अथॉरिटी को बर वक्त फैसला करने पर पाबंद करेगी। ओके हो गया। उसके बाद है कि अगर कंपेटेंट अथॉरिटी का सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रैंक या उससे बड़ा है तो एक हियरिंग ऑफिसर लगाना होगा, जैसे पहले मैंने कहा। उसके बाद सज़ाएं क्या हैं? अगर तो बहुत बड़ी करप्शन साबित हुई है तो रिकवरी के साथ साथ उसको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस भी करना है। अगर 1 साल से ज़ायद एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी रहा है, सॉरी ये ड्यूटी है, अगर एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी रहा है और ये साबित हो गया कि वो वाकई ड्यूटी पर नहीं आया तो फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट या रिमूवल या डिसमिसल, ठीक है जी। तो कमेटी इंक्वायरी ऑफिसर के पास सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं। ये पेपर में एमसीक्यूज आ चुका है कि जो कमेटी है उसके पास जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसके पास सिविल कोर्ट्स की पावर्स होती हैं, यानी कि वो ये फैसला खुद कर सकता है। उसके अलावा जो इंक्वायरी ऑफिसर ने 60 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करवानी है। ये भी एमसीक्यू पेपर में आ चुका है कि इंक्वायरी ऑफिसर ने 60 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करवानी है। उसके अलावा अब डेपुटेशन के हवाले से है, आखिरी बात है, बस फिर ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई डेपुटेशन पर गया हुआ है तो बारविंग ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पे कोई शख्स सपोज कर लें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट उसकी लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। आगे वो चला गया फूड डिपार्टमेंट में, तो फूड उसकी बारविंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो गया है। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ जाएगी कि अगर डेपुटेशन पर गया हुआ है, ये 3 साल के लिए होती है, तो बारविंग ऑर्गेनाइजेशन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर वो BS 17 या उससे ज़्यादा का ऑफिसर है तो फिर लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से पहले इजाज़त लेनी है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। ठीक हो गया। आगे अपील और रिव्यू कब कर सकते हैं, कितने दिनों में कर सकते हैं? फैसले के 30 दिन के अंदर अंदर, ये दिन लिखा हुआ है, फैसले के 30 दिन के अंदर अंदर अक्यूज जो है वो रिव्यू की दरख्वास्त दे सकता है। लेकिन अगर फैसला वज़ीर आला ने खुद किया हुआ है तो फिर ये नहीं दे सकता, सिर्फ रिव्यू पिटीशन वज़ीर आला को दे सकता है। तो और मोस्टली वज़ीर आला फिर वहाँ अपना जवाबदेही इख्तियार इस्तेमाल करके इसको निपटा सकता है, अदरवाइज़ वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये मैंने इसका सारा थोड़ा सा क्रक्स निकाला हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल भी होंगी। पेपर के हवाले से भी मैंने इसमें कुछ चीज़ें बता दी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, जितने भी दोस्त एग्ज़ाम दे रहे हैं ख़ास तौर पे, तो उन लोगों के साथ इसको लाजमन शेयर करें। थैंक यू सो मच।